और इधर गैंगस्टर जीवा का नाम जीवा कैसे पड़ा? जीवा का असली नाम संजीव माहेश्वरी है। डॉक्टर बनने का सपना था इसका। फिर ये एक डॉक्टर के यहां कंपाउंडर बन गया। डॉक्टर के यहां दवा की पुड़िया बांधने लगा। पुड़िया बांधते बांधते ये वसूली करना सीख गया। फिर इसकी मुख्तार गैंग में एंट्री हो गई। मुन्ना बजरंगी अगर मुख्तार का राइट था तो जीवा लेफ्ट हैंड। यह कहा जाता था कि मुख्तार को छुओगे तो जीवा आ जाएगा। अब जब से जीवा की हत्या हुई है, मुख्तार जेल में डरने लगा है। जीवा की जन्म कुंडली में मुख्तार मंडली को मृत्यु कुंडली नजर आ रही है। जीवा जब मारता है तो शैतान बन जाता है। जीवा जब मारता है तो गवाह तक नहीं मिलता है। जीवा जब मारता है तो सारी हदें पार कर जाता है। लेकिन हुआ क्या? इसका अंत भी ऐसे ही हुआ जैसे ये हत्याएं किया करता था। वकील के ड्रेस में आए 19 साल के एक शख्स विजय यादव ने सरेआम कैसरबाग कोर्ट के भीतर पिन पॉइंट पर जीवा को शूट कर दिया। जिसके बारे में कहा जाता है कि एक बार में ये 600 फायर झोंक देता है। अपनी गोलियों के जद में आने वाले को ये नहीं छोड़ता है। लेकिन जब इसकी मौत आई तो 6 गोली में ढेर हो गया। आरोपी विजय यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। जब यह हुआ तो कोर्ट के भीतर अफरा तफरी मच गई। एक बच्ची को भी गोली लगी। एक महिला घायल हुई। जीवा के सुरक्षाकर्मी को भी गोली लगी। गुस्से में आए वकीलों ने आरोपी की पकड़कर जमकर धुनाई की। जीवा का शामली में उसके गांव में अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। जीवा मारा गया, लेकिन उसका खौफ आज भी जिंदा है। दिल्ली, एनसीआर, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के करीब 20 से ज्यादा जिलों में जीवा की पहचान मुख्तार के शूटर के तौर पर थी। डॉक्टर, कारोबारी, अफसर जीवा के नाम भर से कांप जाया करते थे। जीवा के खौफ के सामने सियासी पार्टियां भी दंडवत रहती थी और जो भी उसके या फिर उसके बॉस मुख्तार के रास्ते में आया, जीवा ने सबको मौत की नींद सुला दिया। 81 में जब कल्याण सिंह की सरकार आई और इन क्रिमिनल पर जब दबाव पड़ा मुख्तार अंसारी पर, और इसके बाद मुख्तार अंसारी यहाँ से भाग करके अल्टीमेटली दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, और उसी दौरान इसने एक बीपी गोयल थे बड़े व्यापारी, उनका दिल्ली में अपहरण किया और वो अपहरण जा करके बड़े मुश्किल से वो जिंदा बरामद किए गए पंचकुला। मुख्तार अंसारी था उसमें, संजीव जीवा था और उसमें इसने मुन्ना बजरंगी था। ये सब जो वेस्टर्न में इसने ऑपरेट करना शुरू किया। जिस एपिसोड का द एंड लखनऊ में हुआ, उस एपिसोड के विलन की कहानी शामली से शुरू होती है। शामली जिले का संजीव माहेश्वरी, डॉक्टर बनने का सपना देखने वाला संजीव माहेश्वरी, कंपाउंडर का काम करने वाला संजीव माहेश्वरी, डिस्पेंसरी में ही इसने वसूली का इम्तिहान पास किया। जब डॉक्टर ने उसे उधार के पैसे वसूलने के लिए भेजा था, इसी वाक़े के बाद पश्चिम यूपी का संजीव माहेश्वरी गैंगस्टर जीवा बन गया। जराइम की दुनिया की जीवा ने बोहनी अपने डॉक्टर मालिक से ही की। उसे ही अगवा करके फिरौती की डिमांड कर दी। लेकिन वो अपराधी प्रवृत्ति उसकी थी तो अपने मालिक का ही अपने अपहरण कर लिया और पैसा कमाया। उसके बाद इसका जो अपराध का चस्का लगा वो फिर बढ़ता गया। हरिद्वार में काफ़ी क्राइम किए। एक नफीस गैंग था, उस गैंग में शामिल रहा और वहाँ पर फिर इसने एक समय तो वहाँ के जो ट्रैवल का काम और ठेके, उस पर इसने कब्जा जमा लिया। 1992 में जीवा ने
कोलकाता के एक कारोबारी के बेटे का अपहरण किया। 2 करोड़ की फिरौती की डिमांड की थी। जीवा अपने पहले वसूली से जराइम की दुनिया में फेमस हो गया। शामली से निकलकर बात मुजफ्फरनगर तक पहुंची, जहां सिर्फ गन्ने की नहीं बल्कि असलहों की भी खेती हुआ करती थी। मुजफ्फरनगर के सबसे बड़े क्रिमिनल रवि प्रकाश की नजरों में जीवा जम गया। यहाँ से जीवा ने रंगदारी, फिरौती, किडनैपिंग का लेसन लेना शुरू किया, जिसके बाद हरिद्वार के नाजिम गैंग के साथ इसने काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद वो सत्येंद्र बरनाला नाम के एक गैंगस्टर के लिए भी काम किया, लेकिन जीवा अब खुद बड़ा गैंगस्टर बनना चाहता था, जिसके बाद इसने अपना गैंग भी बना लिया, जिसमें उसके साथ रवि प्रकाश, जितेंद्र उर्फ भूरी और रमेश ठाकुर नाम के बदमाश जुड़ गए। और सबसे ज्यादा फेमस ये तब हुआ जब इसका नाम माफिया मुख्तार से जुड़ गया। और मुख्तार ने पश्चिमी के यूपी के लोगों जोड़ा, उसमें संजीव जीवा, राजवीर रमाला, वो भी मारा गया एनकाउंटर में, रविंदर भूरा, प्रभुजोत सिंह डिम्पी पंजाब का था, आतंकवादी रह चुका था, और वो भी इस गैंग में आया। और जो हथियार मुख्तार अंसारी के पास AK-47.45 पिस्टल, AK-74 यूजी कार्बाइन, वो सब जो शुरुआत में आए वो सब प्रभुजोत डिम्पी ने दिया। फिर एक था जसविंदर रॉकी, गुरमीत बाबा। तो उस दौरान जब ये कल्याण सिंह सरकार में ये भागा बचने के लिए, फिर इसने वेस्टर्न यूपी के क्रिमिनल्स को जोड़ा। तो इस तरह से संजीव जीवा मुख्तार के सहारे पूर्वी यूपी आता है। लेकिन जीवा हिट लिस्ट में पहले नंबर पर तब आया जब उसका नाम बीजेपी के कद्दावर नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या में सामने आया। ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड को 90 की दशक का सबसे बड़ा पॉलिटिकल मर्डर कहा जाता है। ब्रह्मदत्त द्विवेदी में मेन रोल संजीव जीवा का था। ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी गए थे एक शादी में, घर के पास ही घर था उनका, और रात में 12 बजे के आसपास वो करीब निकलने के बाद वो अपनी कार में बैठ रहे थे। उसी समय हमला हुआ और उनको कई गोलियां मारी गई, उनका कई लोग मरे थे, उनका गंदर भी मारा गया था। वो जब तक संभल पाते तब तक उनको गोली लगी। फिर वो बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि ब्रह्मदत्त द्विवेदी को उत्तर प्रदेश का भविष्य का मुख्यमंत्री माना जाता था। 90 के दशक में ब्रह्मदत्त द्विवेदी का नाम सबकी जुबां पर था। देश के बड़े बड़े नेता उनके करीब आ गए थे। इनका कद इतना ज्यादा बढ़ गया था कि मुलायम सिंह यादव ने उनके कारण अपनी सीट बदल ली थी। 2 जून 1995 गेस्ट हाउस कांड में भी समाजवादी पार्टी के लोगों से मायावती को ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने ही बचाया था। सियासत में ब्रह्मदत्त द्विवेदी का बढ़ता कद ही उनकी जान का दुश्मन भी बन गया। 10 फरवरी 1997 को ब्रह्मदत्त द्विवेदी अपने घर से करीब आधा किलोमीटर दूर एक तिलक समारोह में शामिल होने गए थे। बाहर निकलते वक्त शूटरों ने गोलियां चला दी, जिसमें फर्रुखाबाद के विधायक और दबंग नेता विजय सिंह पर साजिश के आरोप लगे और हत्या करने का आरोप जीवा पर लगा, और इसी मामले में विजय सिंह और जीवा को उम्र कैद हुई। जी, निश्चित तौर पर जून 1995 की घटना है और मायावती जी स्टेट गेस्ट हाउस में थीं और वहां पर समाजवादी पार्टी के लोगों ने वो घेर कर उनकी हत्या का प्रयास किया था और उस समय कोई हिम्मत नहीं जुटा रहा था। तो ऐसे में ब्रह्मदत्त जी ही अपने साथियों के साथ और निहत्थे केवल लाठी लेके पहुंचे थे और समाजवादी पार्टी गुंडों को दौड़ाया था और मायावती की जान बचाई थी। और मायावती जी ने कई बार वो माना भी है और ये जताया भी कि उनके कारण ही वो बची। मायावती बहुत मानती थी ब्रह्मदत्त द्विवेदी। जी, निश्चित तौर पर जो द्विवेदी जी की हत्या के बाद जो उपचुनाव हुआ था उसमें बसपा ने अपना कैंडिडेट भी नहीं लड़ाया था और द्विवेदी जी, हमारी ताई जी प्रभा द्विवेदी जो हैं, उस समय बाई इलेक्शन लड़ी थी तो उसमें बसपा ने कैंडिडेट भी नहीं लड़ाया था और वो जीती। देखिए, कानून अपना काम करेगा और मुझे पूर्ण विश्वास है योगी जी किसी भी अपराधी को बख्शने वाले नहीं हैं। लेकिन जो समाजवादी पार्टी कह रही है लॉ एंड ऑर्डर की बात, तो समाजवादी पार्टी का एंगल और दर्द अपना दूसरा है। देखिए, मुख्तार अंसारी हो, उसका परिवार हो, वो भी पिछले ही विधानसभा चुनाव में सपा के कोलिशन से लड़े थे और मुख्तार अंसारी और जीवा का नाम कृष्णानंद राय की हत्या में भी आया और ब्रह्मदत्त जी की हत्या में भी जितने भी लोग हैं वो सब हत्या से लेकर आज तक समाजवादी पार्टी में ही हैं। और ये मैं तो फर्रुखाबाद इटावा से एमएलसी हूँ, कितने लोगों की हत्याएं समाजवादी पार्टी की सरकार में हुई हैं, सर धड़ से अलग किए गए हैं। नीरज मिश्रा की हत्या हुई थी, कन्नौज में हमारा कार्यकर्ता था। मतलब हजारों हत्याएं समाजवादी पार्टी सरकार में हुई हैं। तो समाजवादी पार्टी को अधिकार नहीं है
लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बात करने का। लेकिन 4-5 दिन पहले हमारी उनकी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा कुछ एक आध 2 चीज़ें बताएं, उल्लेख नहीं करूंगा, लेकिन मैंने कहा देखिए आपको, अब आप बड़े कद के नेता हैं, इसलिए आपको सार्वजनिक राजनीतिक जीवन में थोड़ा सतर्क रहना चाहिए और सतर्क होकर चलना भी चाहिए। मतलब उनको डर था अपनी कुछ कि उनके ऊपर कुछ, अब डर था कि नहीं था तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन कुछ चर्चाएं ऐसी हुई जिसमें मैंने कहा आपको होशियार होकर चलना चाहिए, क्योंकि आजकल राजनीतिक प्रतिद्वंदिता बहुत बड़ी है। और सबसे बड़ी बात है जिसको मैं कहना चाहूँगा कि राजनीति में अपराधीकरण की जो प्रक्रिया बढ़ी है, पैसा शाही का जो दबाव बढ़ा है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। ब्रह्मदत्त द्विवेदी के मर्डर के बाद जीवा बेलगाम हो गया। सियासत की छांव में जीवा का खौफ और भी फलता फूलता गया, जिसकी सबसे खतरनाक तस्वीर 25 नवंबर 2005 को मोहम्मदाबाद में दिखाई दी, जब बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई। ऑटोमेटिक राइफल से 500 गोलियां चलाई गईं। क्रिकेट टूर्नामेंट के उद्घाटन से लौट रहे थे कृष्णानंद राय। जीवा ने विधायक की गाड़ी के बोनट पर चढ़कर AK-47 से गोलियां बरसाई। आरोप है कि मुन्ना बजरंगी और उनके साथियों ने कृष्णानंद राय की शिखा भी काट ली थी, जिसके बाद फैजाबाद जेल में बंद माफिया अभय सिंह ने गाजीपुर जेल में बंद मुख्तार अंसारी को फोन लगाया था। मुख्तार अंसारी ने अभय सिंह से बात करते करते कहा कि मुन्ना बजरंगी और कृष्णानंद राय के बीच गोली चल रही है। कुछ देर बाद मुख्तार अंसारी ने कहा कि चोटी काट ली, जय श्री राम मुट्ठी में है। कृष्णानंद राय चोटी रखते थे, कृष्णानंद राय जय श्री राम बोलते थे। इस तरह चोटी काटने की बात कहकर मुख्तार ने ये कन्फर्म किया कि कृष्णानंद राय की हत्या हो गई। बहुत अच्छा साफ शूटर, और एक होता है दुस्साहसी शूटर था। कहा जाता है कि कृष्णानंद राय मर्डर केस में उनकी बोनट पर चढ़कर इसने AK-47 से ब्रस्ट फायर किए थे। AK-47 मीन 600 राउंड पर मिनट। तो इस टाइप का जो दुस्साहसी शूटर होते हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है भाई कृष्णानंद राय भी 7-8 गनर लेकर चलते थे, सरकारी गनर भी उनके पास थे, तो जहां दूसरे तरफ से गोली चलने की 100% संभावना है, 90 पर नहीं 100%, और ऐसे उसमें जो हेवली आर्म्ड थे, सुरक्षा के साथ थे, चाहे 4 सिपाही हों, अच्छे हथियार हैं, तो ऐसे उसमें संजीव जीवा और मुन्ना बजरंगी ऐसे दुस्साहसी शूटर थे जिसको मुख्तार अंसारी ने प्रयोग किया। और मुख्तार उस समय इतना बड़ा खुश हुआ, चलिए इसने जेल से अपना जेल टेलीफोन मिला लिया था अभय सिंह को, भोजपुरी में ठाकुर मुन्नवा को मार दिया मुन्ना ने, और उसकी चुटैया भी, चुटिया रखते थे, उसकी चुटैया भी काट लिया। इस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी, मुन्ना बजरंगी और जीवा का नाम सामने आया था, लेकिन गवाहों के सामने नहीं आने के बाद सभी आरोपी बरी हो गए। जिस बर्बरता से मेरे पिताजी की हत्या में इन्होंने अपना भूमिका निभाई थी, गाड़ी पे चढ़ के उनकी हत्या करना, फिर उनकी शिखा को काटना, तो आज मुझे लगता है कि न्याय के मंदिर में, चाहे वो न्याय भगवान के द्वारा मिले और चाहे न्यायमूर्ति के द्वारा, वहाँ देर भले ही है, अंधेर नहीं है, और आज भगवान के दरबार में न्याय मिला है। बीजेपी के 2 बड़े नेताओं की हत्या में जीवा का नाम शामिल है। जीवा एक के आरोप में सजा काट रहा था, लेकिन जिस तरह से उसकी अदालत में हत्या हुई, उसको लेकर योगी सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े हो गए। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सबसे बड़ा हमला किया, जिस पर बीजेपी ने भी जवाब दिया। कोई भला आदमी तो नहीं मारा गया ना। एक अपराधी यदि उसकी मृत्यु होती है, उसको कोई मारता है, तो उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। अपने देश में बदला लेने का एक पुराना इतिहास है, और ये अपराधी जो भाड़ा पे किसी पैसा लेकर किसी की भी हत्या बगैर सोचे समझे कर देते हैं। कभी सोचते हैं क्या कि हम जिसको मार रहे हैं इसके बाद इसके बच्चों का क्या होगा? कभी सोचते हैं इसकी पत्नी किस प्रकार से बिलखेगी? कभी सोचते हैं इसकी बूढ़ी माँ के आंसू कैसे सूखेंगे? कभी नहीं सोचते। और फिर अभी आपने देखा कि मुरैना में क्या हुआ, एक 22 साल के बच्चे ने 6 लोगों की हत्या कर दी। कारण ये था कि जब वो 10 साल का था तो उसके बाप की हत्या उसकी आंखों के सामने की गई थी। तो पीड़ा नहीं हुई होगी क्या उसको? इसके लिए हमारे उत्तर प्रदेश की राजनीति दोषी है ना। ये अखिलेश यादव और ये मायावती, ये लोग दोषी हैं। ये अपराधियों को इस प्रकार से टिकट दे देते थे, उनको अपराधी को सांसद विधायक बना देते थे, मुख्तार बना दिया, अतीक बना दिया। और ये अतीक और मुख्तार ने जो अपने आतंक के इकोसिस्टम से जो अरबों खरबों की संपत्ति पैदा करी, तो ये कोई भी देखेगा भाई कि यार ठीक है यार, एक हत्या कर दो, 2-4 साल जेल रहो, धीरे से बाहर आ ही जाएंगे,
कानून हमको जमानत दे ही देगा, उसके बाद किसी को भी फिरौती 1 करोड़ मंगा लो, 5 करोड़ मंगा लो, अरबों संपत्ति पैदा करो। तो ये एक तो ट्रेंड इनके कारण से चला है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि योगी जी की सरकार है। यहाँ तो अगर जिंदा पकड़ गए तो जेल से आना मुश्किल है, तो जिंदा ही पकड़ जाओ, ये बड़ी बात है। 54 दिन पहले अतीक की हत्या हुई थी। हत्या का सेम पैटर्न सामने आया है। पुलिस कस्टडी में अतीक और अशरफ को भी नए नवेल अपराधियों ने मारा और अब जीवा को मारने वाला भी कोई हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है। और अगर ये ट्रेंड है तो बेहद खतरनाक ट्रेंड है और योगी के लॉ एंड ऑर्डर पर चैलेंज भी है।